हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे CHSL का पेपर जो 10 मार्च 2023 को हुआ था और हम इसकी सेकंड शिफ्ट वाला देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट वाला हमने पहले देख लिया है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के योजना आयोग को वर्ष डैश में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यानी कि पहले क्या था, पहले था योजना आयोग। ठीक है, और योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को। अब योजना आयोग को कौन से सन में नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया? ठीक है, तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए 2016, बी 2018, सी 2017, डी 2015। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2015। देखिए, पहले जो योजना आयोग था वो काम करता था देश के लिए योजना बनाने के लिए। यानी कि आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। ठीक है, तो जो योजना आयोग था उसका यही कार्य था कि पंचवर्षीय योजना बनाता था। यानी कि 5 साल के लिए प्लानिंग करके रखते थे कि इन 5 सालों में हमें इतना विकास करना है। और अब क्या है, ये जो नीति आयोग है, अब ये 5 साल के हिसाब से काम नहीं करता है। ये देखता है कि वर्तमान में देश की डिमांड क्या है, कौन से कार्य किए जाने चाहिए, विकास कार्य किए जाने चाहिए। तो नीति आयोग 5 साल के लिए नहीं बनाता है। नीति आयोग समय की डिमांड के हिसाब से बनाता है। मतलब अब विकास के लिए किस चीज की, कितने विकास की और किस एरिया में जरूरत है, उस हिसाब से बनाया जाता है। और नीति जो योजना आयोग था उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी, यानी कि जो स्टेट है, भारत के जो राज्य हैं, उनको शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है, तो योजना आयोग जो बनाया जाता था वो सेंटर लेवल पे बनाया जाता था, यानी कि भारत सरकार के लेवल पर बनाया जाता था। लेकिन ये जो नीति आयोग है, इसमें क्या है कि जितने भी भारत में प्रदेश है, जितने भी स्टेट्स हैं, उन सब से भी राय ली जाती है कि आपके स्टेट में किस किस विकास की डिमांड है और कहाँ कहाँ कार्य किया जाना चाहिए। तो देखा जाए तो योजना आयोग से नीति आयोग ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो योजना आयोग था उसमें एक चीज और थी कि मान लीजिए 5 साल के लिए प्लान बनाया गया, अगर प्लान को केवल 3 साल हुए और बाद में दूसरी सरकार आ गई, मान लीजिए अब बीजेपी की सरकार चल रही है, ठीक है, अब 5 साल का प्लान बनाया गया और प्लान के केवल 3 साल ही कंप्लीट हुए हैं और आ गई कांग्रेस की सरकार। फिर कांग्रेस की सरकार थोड़ी ना इस प्लान को पूरा करेगी, वो ये देखेगी कि ये जो प्लान है ये बीजेपी सरकार का है, तो मैं क्यों इस प्लान को आगे बढ़ाऊं। तो इन सरकारों की अदला बदली के चक्कर में ज्यादातर बार ये प्लान जो थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते थे, क्योंकि जो जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती थी तो वो दूसरी गवर्नमेंट, मान लीजिए प्लान का 1 साल रह गया है, 6 महीना रह गया है, तो जो प्रोजेक्टों को पैसा देना है वो दूसरी सरकार नहीं देती थी। तो इसलिए ये जो प्लान था ना ये फेल हो गया, फेल होता था ज्यादातर। तो इसको इसलिए किसमें, नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है। नीति आयोग में क्या है कि 1 साल के लिए एक योजना बनाई जाती है और देख लेते हैं कि उस साल में क्या डिमांड है देश की, देश में कहाँ विकास होना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? ए, देखो ये जो वृक्ष है ये किस जलवायु में पाए जाते हैं इसकी बात हो रही है। ठीक है, पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ज्यादातर दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, बी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी है मैंग्रोव वन, डी है पर्वतीय वन। तो ये जो ताड़ है, नारियल है, केवड़ा है, ये कहाँ पाया जाता है? मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन कहाँ होते हैं? ये जो नदी होती है ना, नदी के जो डेल्टा होते हैं, जहां नदी समुद्र में जाकर मिलती है, उसको नदी डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारी गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये जो तुंगभद्रा है, ये सारी जो नदियां हैं जहां पर समुद्र में मिल रही हैं, तो वहां पर ये क्या, चलते चलते क्या है, त्रिकोण जैसा बन जाता है इनका, इस तरह से ट्रेंगल टाइप का बन जाता है और इस तरह से ये क्या है, नदियों में गिर रहे, वो उसमें समुद्र में गिर रही हैं। तो जहां पर ये डेल्टा बनाती हैं वहां पर ये क्या है, मैंग्रोव वन होते हैं। ठीक है, और उन मैंग्रोव वन में ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3,
निम्नलिखित में से कौन भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वस्तुकार था? ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी होमी जे भाभा, सी विक्रम साराभाई, डी हरगोविंद खुराना। तो इसका सही आंसर है ए। और लगभग सबको पता होगा कि जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता था, क्योंकि जो भारत में जो मिसाइल है उनके क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है एपीजे अब्दुल कलाम का। ये पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं हमारे देश के, तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। और बहुत योगदान दिया इन्होंने भारत के विकास में। ठीक है, भारत में ये जो आर्मी के लिए जो उपकरण यूज में आते हैं या मिसाइल वगैरह होती हैं, इन सारी चीजों के लिए काफी इन्होंने अपना समय दिया भारत में। क्वेश्चन नंबर 4, चिकनगुनिया डैश मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? ए क्यूरोलैक्स, बी एनाफ्लीज, सी एंडीज, डी मेंसोनिया। तो इसका सही आंसर है डी एंडीज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? ए खगोल विज्ञान, बी कास्मोस, सी बिग क्रंच, सी सुपरनोवा। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला था? ए नेल्सन मंडेला, बी महात्मा गांधी, सी अल्बर्ट जॉन लुटिली, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नेल्सन मंडेला। देखो, नेल्सन मंडेला जो थे वो एक अफ्रीकी नागरिक थे और अफ्रीका में रंग भेद के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। रंग भेद का मतलब यह है कि जो दक्षिण अफ्रीका है वहां के जो मूल निवासी हैं वो काले हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर शासन किसका था? अंग्रेजों का था। जैसे भारत पे था वैसे दक्षिण अफ्रीका में था। तो जो जो अंग्रेज थे वो उनके साथ भेदभाव करते थे। उन जैसे काले हैं तो उनको क्या है, पिछड़ा हुआ मानते थे, नीची श्रेणी का मानते थे, उनको बराबरी वाला अधिकार नहीं था दक्षिण अफ्रीका के लोगों को, जो मूल निवासी थे। ऐसे ही भारत में होता था यहाँ पर भी। तो जो नेल्सन मंडेला थे इन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था कि हमें क्या है, बराबरी का अधिकार चाहिए, हमें पढ़ने लिखने का, नौकरी करने का, हर चीज का बिल्कुल समान अधिकार चाहिए, जैसे कि गोरे लोगों को है, जैसे कि इंग्लैंड के लोगों को है। तो वहां पर इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और बाद में ये सफल भी रहे थे। जिस तरह से हमारे देश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी हुई है, उसी तरह से नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में उपाधि दी गई है राष्ट्रपिता की। और ये गांधी जी के अनुयायी थे और गांधी जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इन्होंने भी बिल्कुल अहिंसा का पालन करते हुए ही आंदोलन को आगे बढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं अपने चैनल पर पूरी एनसीईआरटी करा रही हूँ, 6 से 8 तक की चल रहा है अभी, और उसके बाद में 10 तक की भी मैं कराऊंगी। पहले मैं किसी चैप्टर को कराती हूँ, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर कराती हूँ। तो आपको अगर मन हो तो आप जाके प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए, आपको पास थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं 10-10 मिनट की क्वेश्चन आंसर की सीरीज चला रखी है। बस 10 मिनट की, 7 मिनट की, 8 मिनट की वीडियो होती है। अगर आप उसको भी देख लेंगे तो आपका जो बेस है, ठीक है, एनसीईआरटी का जो बेस है वो बन जाएगा। तो आप अगर डेली एक वीडियो देखते हैं 10 मिनट का टाइम निकालकर, तो ये जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे उसी में से ही आए हैं। मैं काफी दिन से एनसीईआरटी करा रही हूँ, 4-5 महीने से, तो मैं देख रही हूँ कि जो एग्जाम में एसएससी जो ले रहा है वो एनसीईआरटी से ही ले रहा है, तो आपको उसमें काफी हेल्प मिलेगी, आप जाकर देख सकते हैं। और ये जो मैंने CHSL का ये जो सीरीज चला रखी है, इसमें कम से कम 34-35 सेट आएंगे, क्योंकि जितने भी 2023 में जितनी भी शिफ्टों में एग्जाम हुए थे वो मैं सारे ही कराऊंगी। तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे रखा है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और वैसे आपको मेरे चैनल पर तो सारी प्लेलिस्ट के लिंक मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? ए थामर सरसरी,
दर्रा, बी रोहतांग दर्रा, सी बनिहाल दर्रा, डी लिपुलेख दर्रा। देखो लिपुलेख, माना और लिपुलेख कहाँ का है, उत्तराखंड के हैं। बनिहाल दर्रा ये है जम्मू कश्मीर का, और रोहतांग दर्रा, और रोहतांग जो दर्रा है ये है हिमाचल का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस पे लेह मनाली जो हाईवे है ना, उसका आपने नाम सुना होगा। लेह मनाली जो हाईवे है वो रोहतांग दर्रे में ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? ठीक है, दक्षिण भारत का नहीं पूछा है, कंफ्यूज मत होना, झारखंड का पूछा है। देखते हैं। ए गिरनार, बी अन्नाईमुडी। देखो अन्नाईमुडी कहाँ का है, दक्षिण भारत का है। ठीक है, सी कांगटोंग, डी पारसनाथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी पारसनाथ। और ये जो पारसनाथ है ये 23 में तीर्थंकर जो थे उनके नाम पर है, और ये छोटा नागपुर पठार की पूर्वी छोर पर है। ठीक है, किधर, पूर्वी छोर पर। छोटा नागपुर अगर झारखंड में आप देखेंगे तो पूर्वी छोर किधर होगा, बंगाल की खाड़ी की तरफ होगा। ठीक है ना, तो उधर है। और जो ब्रिटिश भारत था वो उसमें ये हजारीबाग वाला स्थान था। और अभी फिलहाल में जो झारखंड का जिला है गिरिडीहल, गिरिडीहल में है। ठीक है, पारसनाथ। नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो जैन होते हैं ना उनका तीर्थ वाला भी स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सितंबर 2022 में भारत के जनरल अटॉर्नी महा न्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए जनरल अटॉर्नी या महान न्यायवादी क्या होता है, एक सेकंड में हम देख लेते हैं। भारत सरकार का ये कानूनी सलाहकार होता है जो जनरल अटॉर्नी होता है, और ये सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्राथमिक अधिवक्ता भी होता है। यानी कि जो भारत सरकार है उसके लिए मान लीजिए ये कैसा काम करता है, वकील वाला, एडवोकेट वाला काम करता है। ठीक है, वकील भी बोलते हैं उसको, एडवोकेट वाला काम करता है, लॉयर है एक तरह से। भारत सरकार का क्या है, ये लॉयर है। और ये भारत सरकार की समीक्षा के लिए, मतलब भारत, जैसे भारत सरकार के भी अगर केस चल रहे हैं कहीं विदेश में या अपने ही देश में कुछ चल रहा है सरकार का, सरकार वेट्स जनता, तो उसके उसके लिए जो केस की पैरवी करेगा वो कौन करेगा, जनरल अटॉर्नी करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए है राम जेठमलानी, बी आर वेंकट रमणी, और सी है मुकुल रोहतांगी, डी है के वेणुगोपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के रूप आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? देखो श्रीनगर कहाँ है, पहले तो इसको जम्मू कश्मीर में बोलते थे, लेकिन अब कहाँ बोलेंगे, अब भी हम इसको जम्मू कश्मीर में ही बोलेंगे। जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर से ऊपर है। ठीक है, और श्रीनगर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सा है श्रीनगर का आभूषण। पहला है लोकटक झील। देखो लोकटक झील कहाँ है, यह है मणिपुर में। डल, और सी है बेम्बानद। बेम्बानद जो है ये है केरल में। ठीक है, और इसमें बहुत सारी जो नदियां हैं वो जाकर गिरती हैं बेम्बानद में। इसका नाम, इसलिए ही इसका नाम क्या है, पीछे से देखो नद, नद आ रहा है ना, क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियां गिरती हैं, ये केरल में है। ठीक है, और डी है त्यांगो गमो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी डल। जो डल झील है वो श्रीनगर के आभूषण के जैसा है, और जो डल झील है वो 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है, और ये भारत की सबसे बड़ी झील है डल झील। और ये मीठे पानी की झील है, यानी कि पी सकते हैं इसके पानी को। कुछ होती है खारे पानी की झील, जैसे समुद्र के आसपास जो झीलें होती हैं वो ज्यादातर खारे पानी की होती हैं, क्योंकि ज्यादातर जो उनमें पानी आता है वो कहाँ से आता है, समुद्र से आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के डैश शहर में स्थित है? कौन से शहर में स्थित है ये आगा खां पैलेस?
ए है पुणे, बी है औरंगाबाद, सी है मुंबई, डी है अहमदनगर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए पुणे। और इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां सेकंड ने इसका निर्माण कराया था, आगा खां पैलेस का। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां सेकंड ने। ठीक है, और कब कराया था? 1892 में कराया था। और इसी के अंदर जो ये आगा खां पैलेस है महाराष्ट्र में, इसी के अंदर गांधी जी को और उनके सहयोगियों को बंदी बना के रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ए 1954, बी 1982, सी 1973, डी 1961। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 1961। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? ए रजिया सुल्तान, बी जेबुनिसा, डी चांद बेबी और डी आरा जहां। देखो आरा जहां, सॉरी जहां आरा जो थी वो कौन थी? वो शाहजहां की बेटी थी। ठीक है, किसकी बेटी थी? शाहजहां की बेटी थी, है ना। और जो रजिया सुल्तान थी वो किसकी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और इनका 4 साल के लिए शासन रहा था, 36 से 40 तक का, है ना। तो जो भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मौर्य साम्राज्य काल से कुछ वर्ष पूर्व लगभग डैश वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कराया था। मतलब कितने साल पहले? मौर्य काल के कुछ समय पूर्व, मतलब मौर्य काल से कितने वर्ष पहले जो चीन है, चीन में एक विशाल दीवार का निर्माण कराया था। देखो ये भी एनसीईआरटी से ही आया है। और देखो ये भी अभी हाल फिलहाल में मैं 7th क्लास की एनसीईआरटी करा रही हूँ। ये भी जो 13 है ये भी एनसीईआरटी से आया है, और ये वाला भी, ठीक है, ये 8th क्लास की एनसीईआरटी से आया है, हिस्ट्री से। और ये भी 7th क्लास की एनसीईआरटी में कहीं दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन ज्यादातर किसमें से आए? एनसीईआरटी से ही आए हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन कहाँ हैं? एनसीईआरटी से आए। मैं इतने दिन से एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ तो मुझे आइडिया है। मैंने 6 से 8 तक की हिस्ट्री, सॉरी ज्योग्राफी करा दी है, अब हिस्ट्री चल रही है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 का, वो हो जाएगा बी 2400 वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर 15। वर्ष 2022 की स्थिति के अनुसार भारत दुनिया की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? नाम मात्र जीडीपी द्वारा मापा गया है। ए चौथी, बी पांचवी, सी तीसरी, डी दूसरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पांचवी। अभी हाल फिलहाल कौन सी है? ये पांचवी है। लेकिन 2027 तक ये जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर हमारा जो भारत है उसकी अर्थव्यवस्था कौन से स्थान पर आ जाएगी? वो आ जाएगी तीसरे स्थान पर। यानी कि जो भारत है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से विकास कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पेपर है ये यहीं समाप्त हो रहा है। इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं जो एसएसटी से रिलेटेड है। तो आगे के पार्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी मंत्रिश गुप्ता। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ चीज समझ में नहीं आई है, कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी बोलना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी फ्रेंड आपके ये सीरीज देखना चाहते हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं CHSL के ये सारे पेपर कराऊंगी। और भी एसएससी ने जितने भी एग्जाम लिए हैं 2023 में वो सारे प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। तो अपने उन फ्रेंडों के साथ इसको शेयर कर देना जो भी आपके फ्रेंड एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।